सिद्धार्थ को जब गुल्लू ने ये सजेशन दिया कि वो चलकर अनिकेत से मिल ले, इससे उसे देवयानी का स्केच तो मिल ही जाएगा और उसके साथ साथ उसको शायद वहां से कुछ ऐसे सबूत भी मिल जाएं जो उसकी देवयानी को ढूंढने में मदद कर सके। तो सिद्धार्थ के चेहरे पर एकदम से चमक आ गई थी। हालांकि गुल्लू ने सिद्धार्थ को ये सलाह सिर्फ इसलिए दी थी ताकि वो सिद्धार्थ को जयपुर से 1-2 दिन के लिए दूर ले जा सके और जिससे सिद्धार्थ की इंद्रनगर की यात्रा में कोई बाधा ना आ पाए, क्योंकि वहां पर देविका रानी माथुर भी आ जा रही थी। लेकिन जब गुल्लू ने सिद्धार्थ को ये सजेशन दिया तो सिद्धार्थ के दिमाग में सच में एक बात ने जन्म ले लिया था और उसने अपनी बात को कंफर्म करने के लिए रुक्मिणी को फोन मिला दिया था। रुक्मिणी से बात करने के बाद सिद्धार्थ के दिल के किसी न किसी कोने में ये बात बैठ गई थी कि देवयानी के बारे में कोई सॉलिड प्रूफ उसे मध्य प्रदेश जाकर ही मिलेगा। इसलिए वो मध्य प्रदेश जाने की तैयारी करने लगा था। चूंकि रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सिद्धार्थ ने अगले दिन सुबह जाने का विचार किया और उसके बाद सोने चला गया था। रात को जब वो सो रहा था तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे आसमान से एक तारा आकर उसके ऊपर गिर गया हो और उसके बाद सिद्धार्थ चीखते हुए उठकर बैठ गया था। आखिर सिद्धार्थ को ऐसा सपना क्यों आया था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। क्या हुआ सिद्धार्थ भाई, तुम आखिर इतना तेज चीखे क्यों? सिद्धार्थ को चीखते हुए उठकर बैठता देखकर गुल्लू ने उससे सवाल किया। कुछ नहीं, मैंने एक बुरा सपना देखा, सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर देखते हुए कहा। सिद्धार्थ ने सपने में जो देखा था उसे याद करके उसकी हालत खराब हो रही थी और उसका डर उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। कितना बुरा? गुल्लू ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए सवाल किया। बहुत ही ज्यादा, सिद्धार्थ ने अपने माथे पर आए हुए पसीने को पोंछते हुए कहा। कोई बात नहीं भाई, सो जा, एक सपना ही तो है, गुल्लू ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा और उसके बाद सिद्धार्थ लेट गया था और सोने की कोशिश करने लगा था। इधर सिद्धार्थ उस सपने से चौंक कर उठने के बाद सोने की कोशिश कर रहा था और उधर दूसरी तरफ आवृत को लेकर आगे बढ़ रहा काल नेमी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसका रास्ता रोका किसने है, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत है और तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे युद्ध में हरा सकते हो तो सामने आओ। नामर्दों की तरह पीठ पीछे हमला करने के बारे में सोचना भी मत। काल नेमी नाम है मेरा, जिंदा ही निकल जाऊंगा, काल नेमी ने आवृत के अंदर से ही कहा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा था कि आवृत एक गोल गुब्बारे के जैसा था जिसके अंदर एक कुर्सी जैसा दिखने वाला आसन रखा हुआ था जिसके ऊपर ही बैठकर आवृत को चलाया जा सकता था। आवृत के अंदर एक अंडे जैसी दिखने वाली वस्तु रखी हुई थी जो शायद आवृत को ऊर्जा दे रही थी और आवृत उसी से चल रहा था। उस अंडे जैसी दिखने वाली वस्तु के फूटने पर आवृत की शक्ति कमजोर हो जाने वाली थी, लेकिन उसे फोड़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि एक अंडे के फूटने के बाद जितनी ऊर्जा निकलती उससे पूरा का पूरा शहर तबाह हो सकता था और पृथ्वी पर कोई इतना ताकतवर नहीं था कि वो उन अंडों के फूटने के बाद निकलने वाली ऊर्जा को अवशोषित कर सके। काल नेमी भले ही खुद को ताकतवर कह रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आवृत से बाहर निकल आए। वो आवृत के अंदर से ही गिदड़ भभकी दे रहा था। तुम ये जो करने जा रहे हो वो गलत करने जा रहे हो काल नेमी। तुम शायद इस बात को नहीं जानते कि महान माँ अपने निजी फायदे के लिए तुम्हारा और तुम्हारी ताकतों का उपयोग कर रही हैं। काल नेमी को अपने कानों में एक अनजानी आवाज सुनाई पड़ी। निजी फायदा? उनका क्या निजी फायदा है? वो इंद्रनगर राज्य को चंद्रमौली के अनुभवहीन और बेकार पुत्रों के शासन के चंगुल से बचाने के लिए ऐसा कर रही हैं। काल नेमी ने महान माँ का बचाव करते हुए कहा। ऐसा तुम्हें लगता है मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। तुम अभी भी मेरी बात मान लो और पृथ्वी छोड़कर मिराग की तरफ वापस चले जाओ, वरना अपने भाई असुराग की तरह तुम भी बेमौत मारे जाओगे। उस आवाज ने काल नेमी को समझाते हुए कहा, लेकिन काल नेमी के ऊपर तो मानो एक जुनून सवार था। उसने उस आवाज को चैलेंज करना शुरू कर दिया था कि वो नामर्दों की तरह छुप कर बात ना करे बल्कि सामने आकर युद्ध करे। लेकिन उसके बार बार चैलेंज देने के बाद भी वो आवाज सामने नहीं आई और जब काल नेमी को लगा कि वो आवाज सामने नहीं आएगी तो उसने आवृत को पृथ्वी की तरफ चलने का आदेश दे दिया था और उसका आदेश पाकर आवृत पृथ्वी की तरफ चलने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ गया था। जैसे ही आवृत थोड़ा सा आगे बढ़ा, काल नेमी समझ गया था कि उसे किसी बड़ी शक्ति ने मारने के लिए नहीं रोका था बल्कि समझाने के लिए रोका था। लेकिन वो शक्ति कौन थी जिसने काल नेमी को रोका था? क्या उसका संबंध इंद्रनगर से था या फिर वो सिद्धार्थ से किसी तरह से संबंध रखती थी? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। इधर काल नेमी फिर से आवृत को लेकर पृथ्वी की कक्षा की तरफ चल पड़ा था और उधर दूसरी तरफ अपने ऊपर आने वाली आफत से अनजान सिद्धार्थ आराम से सो रहा था।
सपने से चौंक कर उठने के बाद सिद्धार्थ ने फिर से सोने की कोशिश की थी, तो उसे नींद आ गई थी और वो सो गया था। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। सिद्धार्थ हॉस्पिटल के हॉल में ही कुर्सियों पर सो रहा था और उसके बगल में गुल्लू भी सो रहा था। रात में ठीक से नींद ना आने की वजह से उन दोनों की नींद अभी तक खुली नहीं थी, इसलिए वो अभी तक सो रहे थे। हालांकि उसके पास ये ऑप्शन था कि वो अपने उस कमरे में जाकर सो सकता था जो उसको पृथ्वीराज सिंह ने दिया था, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने पिता महेश के पास रुकने का निर्णय लिया था क्योंकि उसे आज मध्य प्रदेश निकलना था। सिद्धार्थ और गुल्लू अभी सो ही रहे थे कि तभी डॉक्टर रुक्मणी वहां आ गई थी। चूंकि डॉक्टर रुक्मणी की शिफ्ट मॉर्निंग की थी, इसलिए उसे आज जल्दी आना था। डॉक्टर रुक्मणी जब हॉल में पहुंची तो सिद्धार्थ को इस हालत में सोता देखकर उसे थोड़ी सी हंसी आ गई थी, लेकिन उन्होंने सिद्धार्थ को जगाना ठीक नहीं समझा और चुपचाप महेश के वार्ड की तरफ चली गई थी। महेश की हालत में अब काफी सुधार था। रुक्मणी जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि महेश और बीरेन शर्मा आपस में बातें कर रहे थे। रुक्मणी को वहां आया देखकर बीरेन शर्मा और महेश दोनों लोग चुप हो गए थे। कैसे हैं अंकल आप अब? रुक्मणी ने अपने हाथ में मौजूद अपने बैग को वहीं रखी हुई एक टेबल के ऊपर रखते हुए कहा, कल से तो आज ठीक ही हूं बेटा। कल तो लग रहा था कि अब बस मेरा काम तमाम हुआ। महेश ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा और मुस्कुराने की कोशिश की। हालांकि ये मुस्कुराने का समय नहीं था, लेकिन महेश ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ये साबित कर दिया था कि वो कितने जिंदा दिल हैं। अरे जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होगा अंकल, और वैसे भी अभी आपको सिद्धार्थ की शादी में नाचना भी तो है। रुक्मणी ने महेश को जवाब देते हुए कहा और उनकी रीडिंग्स वगैरह देखने लगी थी। रुक्मणी और महेश जब हंस हंस कर आपस में बातें कर रहे थे तो वहीं बैठे बीरेन शर्मा के चेहरे से हंसी एकदम गायब थी, क्योंकि उन्हें महेश की तबीयत की सच्चाई पता थी। हालांकि महेश की तबीयत की सच्चाई रुक्मणी को भी पता थी, लेकिन वो मुस्कुराकर माहौल को थोड़ा लाइट करने में लगी हुई थी। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि उतनी देर में निर्मला भी आ गई थी। निर्मला रात में उस घर में रुकी थी जो पृथ्वीराज सिंह ने सिद्धार्थ को रुकने के लिए दिया था। हालांकि नई जगह होने की वजह से नींद उसको भी नहीं आई थी, लेकिन उसका एक फायदा हुआ था कि वो सबके लिए नाश्ता बना कर ले आई थी। सिद्धार्थ कहाँ है? फिर कहीं चला गया क्या? निर्मला ने वार्ड के अंदर घुसते हुए कहा। नहीं, बाहर हॉल में सो रहा है। रुक्मणी ने निर्मला को जवाब देते हुए कहा, ठीक है, आप लोग नाश्ता कर लो, मैं सिद्धार्थ को जगा कर लाती हूँ। इतना कहकर निर्मला वहां से सिद्धार्थ को जगाने चली गई थी और कुछ देर के बाद सिद्धार्थ भी वहां आ गया था। उसने पहले अपने पिता के हाल चाल लिए और उसके बाद वो सब नाश्ता करने के लिए रुक्मणी के कमरे की तरफ चले गए थे। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। हॉस्पिटल के हॉल में बीरेन, सिद्धार्थ, निर्मला और गुल्लू बैठे हुए थे। सिद्धार्थ शांति से मुंह नीचे किए हुए बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी जवाब का इंतजार हो। तो निर्मला का चेहरा उतरा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नहीं चाह रही थी कि ऐसा कुछ हो। वहीं बीरेन शर्मा के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। वो एकदम शांत दिखाई दे रहे थे। तेरा जाना जरूरी है क्या? निर्मला ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए सवाल किया। हाँ माँ, पृथ्वीराज अंकल ने बुलाया है और वो मेरी इतनी मदद कर रहे हैं तो मैं उन्हें मना भी तो नहीं कर सकता हूं ना। सिद्धार्थ ने अपनी माँ निर्मला के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं मना करने को नहीं कह रही हूँ मेरे बच्चे, लेकिन अपने पिता की तबीयत देख। अगर उनको अचानक से तेरी जरूरत पड़ गई तो क्या होगा? निर्मला ने सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए कहा। निर्मला के इतना कहने के बाद इससे पहले कि सिद्धार्थ निर्मला को कोई जवाब देता कि तभी रुक्मणी वहां आ गई और बोली, मैं हूं ना आंटी, अगर सिद्धार्थ कहीं जाना चाह रहा है तो जाने दीजिए, मैं हूं इधर। इतना कहते हुए वो आकर बीरेन शर्मा के बगल में बैठ गई थी। हाँ माँ, रुक्मणी सही कह रही है, आप हो, ये है और बीरेन अंकल भी तो हैं। अगर पिताजी को कोई दिक्कत हुई तो ये मदद करेंगे ना, क्यों अंकल? सिद्धार्थ ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और वैसे भी महेश जी एकदम ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें मदद की कोई जरूरत है। बीरेन शर्मा ने बारी बारी से सिद्धार्थ और निर्मला की ओर देखते हुए कहा। रुक्मणी और बीरेन के हाँ भरने के बावजूद कुछ देर तक निर्मला ना नुकुर करती रही, लेकिन अंत में वो सिद्धार्थ को मध्य प्रदेश भेजने के लिए मान गई थी। ये पारद की बुरी शक्तियों का कमाल था या निर्मला के पूर्व जन्म में किए गए किसी पाप का फल था कि अब तक जब सिद्धार्थ राजस्थान में था तो वो अरुणाचल प्रदेश में थी और अब जब वो राजस्थान पहुंची तो सिद्धार्थ मध्य प्रदेश जा रहा था। शाम के करीब 4 बज चुके थे। सिद्धार्थ अपने पिता महेश से मिलकर और उन्हें मध्य प्रदेश जाने के बारे में बताकर अनिकेत से मिलने मध्य प्रदेश निकल चुका था। सिद्धार्थ का जितना दिमाग अपने पिता महेश की तबीयत में था, उतना ही दिमाग उसका इंद्रनगर को बचाने पर भी था। और जब से वो इंद्रनगर से लौट कर आया था
तब से तो मानो उसका दिल ही उसमें लग गया था। अब ये वहां जाने का कमाल था या फिर पारस की कोई कलाकारी थी, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। चूंकि सिद्धार्थ ने बता दिया था कि वो अनिकेत से मिलने के लिए आ रहा है, इसलिए पृथ्वीराज सिंह ने उसके लिए गाड़ी अरेंज करा दी थी और उसके बाद सिद्धार्थ उसी गाड़ी से मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की ओर निकल पड़ा था। इधर सिद्धार्थ मध्य प्रदेश की तरफ जा रहा था और उधर दूसरी तरफ ईटानगर की तंग गलियों में चार पैर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। उन दोनों लोगों ने अपने आप को एक शॉल से ढका हुआ था और उनकी चाल में हड़बड़ाहट देखकर ये साफ पता चल रहा था कि ये दोनों या तो भाग रहे हैं या फिर किसी से मिलने जा रहे हैं। ये दोनों आदमी और कोई नहीं बल्कि रोहन और अमन नायक थे, जो रिया माथुर से मिलने माथुर विला की तरफ जा रहे थे। अभी वो दोनों माथुर विला से कुछ ही दूरी पर थे कि उनके कानों में पीछे से आवाज सुनाई पड़ी। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? उस आवाज में एक सख्ती और रुतमा सुनाई दे रहा था। उस आवाज को सुनकर उन दोनों के बढ़ते हुए कदम रुक गए थे और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अपने सामने का नजारा देखकर वो दोनों सकपका गए थे। अब क्या होने वाला है रोहन और अमन के साथ, और किसने दी थी इन दोनों को आवाज? और क्या होगा जब सिद्धार्थ मिलेगा अनिकेत से? क्या सिद्धार्थ सफल हो पाएगा दिव्यानी का स्केच बनवाने में, या फिर सिद्धार्थ के हाथ लगेगी बस निराशा, या फिर कहानी यहाँ से लेगी कोई नया मोड़? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।